गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 14 चंद्र ग्रहण से लौटती बेर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है चंद्र ग्रहण से लौटती बेर, जिसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, केदारनाथ के बारे में कुछ जानेंगे। पहले केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये उनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। किसके साथ प्रस्तुत करते हैं? आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। किसके प्रति हुआ है? प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र ग्रहण नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। देखिए, अपने पद्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं? देख आया चंद्र ग्रहण, देख आया चंद्र ग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ा कर। देखिए, यहाँ पर बीते से तात्पर्य है बित्ता, जो हाथ के पंजे को चौड़ा खोलने पर अंगूठे के सिरे से एक लास्ट हमारी कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई को नापा जाता है। जिस तरह से हम एक नाप लेते हैं हाथ से। ठिगने से तात्पर्य होता है एक छोटे कद का या कम ऊंचा, और मुरेठा से तात्पर्य है साफा पगड़ी, साफा या पगड़ी। तो कवि कहते हैं यहाँ पर, देख आया चंद्र ग्रहण, कि मैं चंद्र ग्रहण नामक गांव देख आया हूँ, कि मैं चंद्र ग्रहण नामक गांव को देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, देखता हूँ दृश्य अब में से क्या तात्पर्य है? अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्यों को भी जी भर के निहारने के लिए मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ, कि मैं चंद्र ग्रहण नामक
गांव को देख आया हूँ और अब मैं गांव की प्रकृति को निहारने के लिए, जी भर के उसको देखने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, मैं दृश्य देख रहा हूँ। मेरे सामने चने के छोटे छोटे ठिगने ठिगने पौधे हैं। ठिगने से तात्पर्य है बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। मेरे सामने चने के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जो एक बालिश्त के बराबर होंगे, जो एक बालिश्त के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। चना कैसा है? ये चने का पौधा कैसा है? हरा और छोटा है। इसके ऊपरी भाग पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसे सज रहा है, ऐसे सज रहा है जैसे मानो महोदय ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध ली हो। जैसे महोदय किसे कहा गया है? चने के पौधे को, कि जैसे मानो महोदय ने गुलाबी पगड़ी बांध ली हो। वह फूल, गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है जैसे मानो उस महोदय ने या चने महोदय ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध ली हो। एक बार फिर से देखेंगे। कभी कहना चाहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख आया हूँ और अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्य को जी भर कर देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। मैं दृश्य देख रहा हूँ। मेरे सामने चने के छोटे छोटे पौधे हैं जो एक ब्लांत के बराबर होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था, एक नापने के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है जैसे मानो चने महोदय ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। देखिए आगे क्या कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, कि चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। चलसी के मतलब जो चने का जो पौधा है उसके क्यारी के पास में अलसी भी उगी हुई है। उसने चने के पौधे में उगकर मानो हठपूर्वक से तात्पर्य है मतलब जिद से अपना स्थान बना लिया हो। अलसी से तात्पर्य है एक पौधा जिस पर नीला फूल आता है तथा जिसकी फली लट्टू के आकार की होती है। और हटीली से मैंने अभी आपको बताया जिद्दी। तो क्या कह रहे हैं कवि कि चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगाई है। उसने चने के पौधे में उगकर मानो अपनी जिद से अपना स्थान स्वयं बना लिया है, इसलिए कवि ने उसे हटीली कहा है। बीच में अलसी इसलिए कवि ने उसको हटीली कहा है। आगे देखिए, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। रंग के फूल खिल रहे हैं। कैसे रंग के फूल खिल रहे हैं? नीले रंग के। तो अलसी के ऐसे शोभायान से तात्पर्य है कि उसके शरीर से बहुत ही पतली है। कैसी है? कभी क्या कह रहे हैं कि एक तो वो हटीली है और वह शरीर से बहुत ही पतली है। उसकी कमर लचकदार है। किसकी? अलसी की। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। कैसे फूल खिल रहे हैं? नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। अलसी के ऐसे नीले फूल किसके ऊपर है? अलसी के पौधे के ऊपर। तो क्या बताया है एक बार फिर से देखेंगे कि कवि ने इसे हटीली कहा है और वह शरीर से बहुत ही पतली है। उसकी कमर लचकदार है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। सिर पर चढ़ाकर मतलब से तात्पर्य है कि उसके ऊपर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। कह रही है जो छुए ये दूर हृदय का दान उसको। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है? अलसी के ऐसे शोभायान रूप को देखने पर ऐसा लगता है, मतलब उसके पौधे को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपने मूक भाषा से तात्पर्य है कि वह बोल तो नहीं रही है
लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो अपने देखने वाले से ये कह रही हो कि जो कोई मुझे प्यार से छुए, जो कोई मुझे प्यार से छुए तो उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय निछावर कर दूं। कवि क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से सुनिए कि चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी है। उसने चने के पौधे में उगकर मानो अपनी जिद से अपना स्थान स्वयं बना लिया है, इसलिए कवि ने उसे जिद्दी कहा है। वे अपने शरीर से बहुत ही पतली है और उसकी कमर कैसी है, लचकदार है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। अलसी के ऐसे शोभायान रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपनी मुख भाषा में दर्शकों से ये कह रही हो कि जो कोई मुझे प्यार से छुए तो उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूं। ये कहना चाहती है। इस प्रकार इस पद्यांश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।